1929 में पहली विश्व युद्ध की वजह से अर्थव्यवस्था ध्वस्त हो गई थी और फांसीवाद फैल रहा था। इसलिए हर कोई किसी न किसी रास्ते की तलाश में था। डॉ रिटर और उनकी पत्नी डोरा ने फैसला किया कि वे जर्मनी छोड़कर गैपागोस द्वीप समूह के निर्जन फ्लोरियाना द्वीप पर चले जाएंगे। जब भी कोई जहाज उस पास से गुजरता, रिटर दुनिया को अपनी अकेली जिंदगी के बारे में बताने के लिए चिट्ठियां भेजते। उनका मकसद एक नई फिलॉसफी लिखना था जो इंसानियत को खुद से बचा सके। 1932 में रिटर की बेहतर जिंदगी की तलाश से प्रेरित होकर मार्गरेट और उनके पति हाइंस और उनका बेटा हैरी अपनी सारी चीजें बेचकर फ्लोरियाना चले जाते हैं। परिवार अपने आधे सामान को पहाड़ी पर खींचते हुए रिटर और डोरा के पास पहुंचता है। हाइंस उन्हें एक अखबार दिखाता है और बताता है कि सारे खत छप गए हैं और वो जर्मनी में मशहूर हो गए हैं। रिटर कहता है कि वो अकेले रहना चाहता था, लेकिन फिर भी हाइंस को जगह दिखाने के लिए राजी हो जाता है। आओ, मेरा बगीचा देखो। हम कड़े शाकाहारी हैं, तो यही हमारा मुख्य खाना है। यहाँ हमारी जिंदगी में कोई जादू नहीं है। पता है मुझे कितना वक्त लगा था इस झाड़ झंखाड़ को साफ करने में? 12 महीने लगेंगे। ना कोई रास्ता, ना नदियां, कुछ भी नहीं। बस दो छोटे छोटे झरने जो बारिश का पानी जमा करते हैं। तुम यहाँ क्यों आए? फिर हाइंस उसे भरोसा दिलाता है कि वे मजे करने इंसल नहीं आए हैं। पता चलता है कि हैरी को तपेदिक था, लेकिन परिवार के पास सैनिटोरियम का खर्चा नहीं था। उसे सुनने में आया कि डोरा अपनी स्क्लेरोसिस को पूरी तरह ठीक करने जा रही है, लेकिन रिटर उसे कैसे ठीक हो रही है ये बताने से मना कर देता है, क्योंकि वह इसे अपने पांडुलिपि में शामिल करने वाला है। इस बीच डोरा खेत के जानवरों की देखभाल करते हुए मार्गरेट से बातें करती है और फोन करती है। उसकी उम्र के कारण उसे हाइंस की बाल विवाह कहा जाता है। हैरी मेरा बेटा नहीं है, मैं हाइंस की दूसरी पत्नी हूँ। फिर डोरा बताती है कि इस द्वीप के ज्यादातर जानवर उन्हें मार सकते हैं, और रिटर को इस बात से नफरत है कि डोरा गधे से कितना प्यार करती है, क्योंकि वह जानवरों से प्यार करना एक बेकार की पुष्टि की जरूरत समझता है। इसके बाद रिटर परिवार को एक गुफा में ले जाता है जहां वे रात बिता सकते हैं। पानी का एकमात्र स्रोत एक छोटी सी धारा है। जब रिटर घर लौटता है तो डोरा कहती है कि उसे यह परिवार पसंद नहीं है और उसे याद दिलाती है। पति ने कहा कि वे यहाँ आइसोलेशन के लिए आए हैं। रिटर उसके शरीर से कीड़े निकालते हुए अपना असली प्लान बताता है। मैंने उन्हें गुफाओं में बसाया है। तुम तो मास्टरमाइंड हो। अगले कुछ दिनों तक परिवार तेज धूप में खड़ी मेहनत करता है ताकि अपनी नई जिंदगी शुरू कर सके। हाइंस तो पूरी तरह जुटा हुआ है, लेकिन साफ दिखता है कि हैरी और मार्गरेट को मजा नहीं आ रहा। रात में मच्छरों की वजह से वे मुश्किल से ही सो पाते हैं। उन्होंने एक बड़ा गड्ढा खोदा और एक तालाब बनाना शुरू किया, जिससे पानी की धारा को सही दिशा मिल सके। वे बारिश में भी काम करते हैं और हैरी की सांस लेने में दिक्कतें अक्सर परेशान करती हैं। एक रात हाइनस एक और अजीब सपना देखकर जागता है। मार्गरेट मौका पाकर बताती है कि वह गर्भवती है और हाइनस बहुत खुश होता है, लेकिन उसे इस जिंदगी में बच्चे को लाने का विचार पसंद नहीं आता। अचानक वे आवाज सुनते हैं और हाइनस दूसरे गुफा की तरफ दौड़ता है और देखता है कि जंगली कुत्ते उनके सामान खा रहे हैं। वह जल्दी से उन्हें भगा देता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उन्होंने ज्यादातर सामान खा लिया है। हेलो, हेलो डॉक्टर, परेशान करने के लिए माफ करना, लेकिन मैं सोच रही थी कि क्या मैं तुम्हारा बोरो उधार ले सकती हूँ? माफ करना, बोरो अभी इस्तेमाल में है। मार्गरेट थोड़ी बातचीत करने की कोशिश करती है, लेकिन वे उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जब मार्गरेट चली जाती है तो वो जोड़ा इस बात से बहुत खुश होता है कि परिवार परेशान है और जश्न मनाने के लिए गंदी हरकतें करने लगता है। जब परिवार अपने सामान पैदल ले जाने लगता है तो वे बीच पर कोई आवाज सुनते हैं। रिटर भी सुनता है और दूरबीन से देखता है कि एक जहाज आ रहा है। उस जहाज पर बैरनेस एलोइस बाहर आने की तैयारी कर रही है। मैं पूर्णता की मूर्ति हूँ। उसकी मोहब्बत वाले रूडोल्फ और रॉबर्ट उसे समंदर किनारे लेकर जाते हैं, जबकि उसका नौकर मैनुअल उसका बड़ा शानदार वार्डरोब बाहर निकालता है। वो चारों तरफ देखती है और बताती है कि यहीं पर वो अपना खुद का रिजॉर्ट बनाएंगे। फिर वो और उसके प्रेमी समंदर में मस्ती करने दौड़ते हैं। वहीं मैनुअल जंगली कुत्तों को भगा देता है। कुछ ही देर बाद एलोइस और उसके लोग उस जोड़े से मिलने आते हैं। वे एलोइस के लिए एक कुर्सी भी लेकर आए हैं और वो उम्मीद करती है कि डोरा उसका हाथ चूमेगी, लेकिन डोरा बस सुस्ताते हुए हाथ मिलाती है। फिर रिक्टर आता है, बिना कोई कपड़े पहने ही बेडरूम से बाहर निकला। एलोइस उसे प्रकृति का काबू पाने वाला कहती है और बताती है कि वह कई देशों में मशहूर है, यहां तक कि उसे सभ्यता का भविष्य भी माना जाता है। चूंकि एलोइस इस द्वीप पर कैंप लगाने की योजना बना रही है, रिटर उसे सबसे करीब पानी के स्रोत के बारे में बताता है। थोड़ी ही देर में हाइंस और मार्गरेट एलोइस और उसके लोगों को उनके तालाब में तैरते हुए पाते हैं। रूडोल्फ आक्रामक हो जाता है, जबकि मार्गरेट समझाती है कि तालाब उनका पीने का पानी है, तो पीछे हटने को कहती है और माफी मांगती है। मेरी सच्ची माफी चाहता हूं। मुझे अपने शरीर से नमक धोने की बहुत जरूरत है। हाइंस जब उसका हाथ चूमता है तो वह उन्हें बीच पर रिसॉर्ट बनाने के बारे में बताती है। वह कहती है कि जब तक उसके लोग कुआं नहीं बना लेते, तब तक वह उनका तालाब इस्तेमाल करेगी, और कुछ चिट्ठियां उन्हें देती हुए चली जाती हैं।
कुछ चिट्ठियां रिटर के लिए होती हैं, तो हाइंस उन्हें रिटर के पास ले जाता है। रिटर गुस्से में आ जाता है क्योंकि लिफाफे खुले हुए हैं और समझाता है कि एलोइस खुद ये चिट्ठियां उसे दे सकती थी। उसने ऐसा नहीं किया ताकि ऐसा लगे कि हाइंस ने ये चिट्ठियां खोली हैं, तो रिटर इसे इंगित करता है। युद्ध के बाद हाइंस एलोइस से मिलने जाता है, जिसने सुरक्षा के लिए एक जंगली कुत्ता पकड़ रखा है। हाइंस पूछता है कि उसने उसे रिटर के खिलाफ क्यों भड़काने की कोशिश की, तो एलोइस बताती है कि रिटर ने शुरू किया था। उसने उसे हाइंस के तालाब पर भेजा था ताकि वे लड़ें और यहां से चले जाएं। फिर वह उसे अपने रिसोर्ट के बारे में अखबार का एक लेख दिखाती है, जो खास तौर पर करोड़पतियों के लिए होगा। कुछ दिन बाद एलोइस रिटर के घर से गुजरती है। सुप्रभात डॉक्टर पिग, रिटर कहता है। क्या कहा? एलोइस जवाब देती है। सीधे मुंह पर कहो, आओ अभी कहो, पिग 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 पिग, सुअर। उसी वक्त हाइंस एक गाय ढूंढता है और उसके पीछे पीछे गुफाओं तक जाता है। मार्गरेट की मदद से वे गाय को बंद कर देते हैं और जश्न मनाते हैं कि अब उनके पास दूध है। बसंत तक हाइंस आधा घर बना चुका होता है और मार्गरेट उनकी पहली हरी भरी सब्जी उगाने में कामयाब होती है। एलोइस अपने साथी के साथ आती है और बताती है कि जब तक रिजॉर्ट तैयार नहीं हो जाता वे उनके पास ही कैंपिंग करेंगे। मार्गरेट उससे कहती है कि वह गर्भवती है, इसलिए बच्चे को शांति की जरूरत होगी, लेकिन एलोइस कहती है कि बच्चों को समुदाय की जरूरत होती है। वो भी आता है और मेहमान नवाजी का वादा करता है। उस रात एलोइस अपने दोस्तों के साथ अपने टेंट में पार्टी करती है। उनकी शोरगुल से परिवार परेशान हो जाता है। एक सुबह रिटर को पता चलता है कि सुअर ने उसकी सारी सब्जियां खा ली हैं। बाद में जब वह नहा रहा होता है तो उसे गोली की आवाज सुनाई देती है। पता चलता है कि हाइंस के पास राइफल है और वह उसे शिकार के लिए इस्तेमाल कर रहा है। आखिरकार रिटर परिवार से मिलने जाता है और निराश होता है जब उसे पता चलता है कि वे असल में काफी अच्छे से रह रहे हैं। उनका घर पूरा हो चुका है और उनके पौधे खूब बढ़ रहे हैं। वह कुछ मुर्गियां देने की पेशकश करता है। गाय का सिर देने के बदले हाइंस ने वो ले लिया। मार्गरेट ने रिटर से पूछा कि जब बच्चा आएगा तो क्या वो उसकी मदद करेगा, लेकिन रिटर गुस्से में आ गया और दार्शनिक बहस करने लगा कि यह सब अच्छा नहीं होगा। उसी रात रिटर ने गाय का सिर पकाया। डोरा ने कहा कि उन्हें तो शाकाहारी होना चाहिए और बाघ फिर से उगने तक पेड़ों के फल खाकर चलाना चाहिए। दोनों में तकरार हो गई और एक दूसरे को कम करने का आरोप लगाने लगे। तब तक रुडोल्फ पूरे द्वीप में गड्ढे खोदता रहता है, लेकिन साफ पानी वाला कोई जगह नहीं मिल रहा। जब वह वापस कैंप लौटता है तो उसे एलोइस को रॉबर्ट के साथ नखरे करते सुनना पड़ता है, जो परिवार को भी परेशान कर रहा है। और रुडोल्फ उसे बताता है कि खाने का कुछ भी सामान बचा नहीं है। इससे वह घबरा जाती है क्योंकि वह सिर्फ घर का बना खाना ही खाती है। रुडोल्फ उस पर चिल्लाता है और कहता है कि यह सब उसकी ही लापरवाही है। तो एलोइस रोते हुए जंगल में भाग जाती है। वहां उसे हैरी मिल जाता है, जिसे उसे अपने आप पर विश्वास करने की बात करते सुनना पड़ता है। वह हैरी को मनाने में कामयाब होती है। वो उसके साथ दौड़ने जाती है और हैरी बहुत खुश है क्योंकि उसकी खराब सांस लेने की वजह से वो कभी ऐसा नहीं कर पाता। जब वो लोग खत्म करते हैं तो वो उससे बात करवाती है और जानती है कि परिवार के पास अभी भी डिब्बा सामान है। कुछ देर बाद मार्गरेट घर में अकेली होती है और उसे पेट में मरोड़ महसूस होने लगती है। उसी समय रॉबर्ट और मैनुअल चुपके से गुफा में जाकर सामान चुराने लगते हैं। फिर मार्गरेट मदद के लिए चिल्लाने घर से बाहर निकलती है और लड़के अंदर जाकर चोरी करना जारी रखते हैं। जब मरोड़ और तेज हो जाती है तो मार्गरेट गिर पड़ती है और जल्दी से घर वापस भागती है, तो मर्दों को छुपना पड़ता है। कुछ चादरें बिछाने के बाद मार्गरेट बच्चे को जन्म देने की तैयारी करती है और अपनी अंडरवियर पर खून देखती है। बाहर कोई आवाज सुनकर वो फिर से अपने पति को खोजने निकल जाती है, जिससे मर्द भागने में सफल हो जाते हैं। मार्गरेट से खून की बदबू महसूस करके जंगली कुत्ते अचानक उसके चारों तरफ आ जाते हैं और उसे उन्हें झाड़ू से दूर रखना पड़ता है। तंबू में एलोइस शिकायत करती है कि चोरी किया हुआ सामान ज्यादा दिन तक जीने के लिए काफी नहीं है। मैनुअल मार्गरेट की हालत के बारे में बताता है और मदद करना चाहता है। रुडोल्फ, यहां तक कि वह भी उसके पक्ष में हो जाता है। हालांकि एलोइस किसी को जाने नहीं देती, कहती है कि वे केवल उसकी मदद करने आए हैं। तभी मार्गरेट का पानी टूट जाता है और वह जोर जोर से चिल्लाने लगती है क्योंकि वह बच्चे को जन्म दे रही है। उसे बच्चे को पास रखना पड़ता है क्योंकि कुत्ते उसे खाने की कोशिश कर रहे हैं। उसी समय हैरी और हाइंस वापस आते हैं और बंदूक की गोली चलाकर कुत्तों को भगा देते हैं। मार्गरेट सोचती है बच्चा मर चुका है, लेकिन हाइंस बच्चे को थपथपाता है जब तक वह रोने नहीं लगता। मार्गरेट अभी भी कमजोर है और बेहोश हो जाती है। हाइंस रिटर के पास दौड़ता है मदद मांगने,